हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के सब्जेक्ट बॉटनी का पहला पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। विद्यार्थियों, टैक्सोनॉमी से आज हमने जो इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है वह है बेंथम और हुकर सिस्टम्स। बेंथम और हुकर के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 3 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियाँ पाई जाती है: प्राकृतिक, कृत्रिम और जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियाँ। वैज्ञानिकों ने पादपों को अपनी सहूलियत के अनुसार अध्ययन करने के लिए अलग अलग वर्गों के अंतर्गत अलग अलग समूहों में विभाजित किया है, जिससे उनका अध्ययन आसानी से हो। जिन वैज्ञानिकों को जैसा समझ में आया, जैसा उचित लगा, उन्होंने पादप को उसी के अनुसार वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित वर्गीकरण पद्धति यदि कोई वो है तो वह है बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण तंत्र या वर्गीकरण पद्धति। ये पद्धति भारत और इंग्लैंड के अंदर सबसे सामान्य रूप से या सर्वमान्य पद्धति के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों के अंदर भी इस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग हर्बेरियम या बॉटनिकल गार्डन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। भारत के अंदर और इंग्लैंड में हर्बेरियम सीट को इसी पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इस वर्गीकरण पद्धति को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर थे। ये दोनों ही वैज्ञानिक इंग्लैंड के प्रसिद्ध रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में कार्यरत हैं। वहाँ पे कार्य करते हुए उन्होंने पादपों के अध्ययन हेतु सर्वमान्य वर्गीकरण पद्धति देने का प्रयास किया गया। अपने वर्गीकरण पद्धति को उन्होंने जेनेरा प्लांटेरम नामक एक पुस्तक के अंतर्गत प्रकाशित किया। पुस्तक कुल 3 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसका पहला खंड जुलाई 1862 में प्रकाशित हुई, जबकि अंतिम खंड अप्रैल 1883 के अंतर्गत। ये पुस्तक 1862 से लगा करके 1883 के दौरान या इस समय के दौरान कुल 3 खंडों के अंदर प्रकाशित हुई। मूल रूप से बेंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति नेचुरल सिस्टम्स के ऊपर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुल 3 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियाँ होती है: कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवर्तीय। तो ये प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का अनुसरण करती है। वैसे ये देखा जाए तो इससे पूर्व दिए गए वर्गीकरण पद्धतियों में डी कैंडोले का एक वर्गीकरण पद्धति आती है, उसी का ही थोड़ा सा संशोधित प्रारूप है। विद्यार्थियों, इसी पुस्तक के प्रकाशन होने के दौरान विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जीवों का विकास कैसे हुआ, विकासीय प्रवृत्तियों का जिक्र किया गया था। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्गीकरण पद्धति में उनका कहीं न कहीं जिक्र होने के कारण विश्व के सबसे सामान्य और सर्वमान्य वर्गीकरण पद्धति मानी गई। इस पद्धति में कुल 97,205 स्पीसीज का अध्ययन किया गया या उनको वर्गीकृत किया गया, जिसमें जेनेरा थे 7,569 और कुछ ऑर्डर थे वो 200 ऑर्डर में पादपों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों, इस स्पीसीज की सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से सर्वमान्य होने का मुख्य कारण इसमें अधिकांश पादपों का अध्ययन करना और उनको व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने के कारण है। विद्यार्थियों, बेंथम और हुकर ने पादपों को पुष्पीय संरचना के आधार पर उसमें पाए जाने वाले दल, बाह्यदल, पुंकेसर, जायंग की स्थिति और अंडकों की संख्या के आधार पर पादपों को वर्गीकृत करने की कोशिश की गई। तो ये एक आउटलाइन है जो इस सिस्टम के श्रेणी तक है। इसमें
पादपों को जिसमें बीजीय स्वभाव पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, उनको डिवीजन फेनेरोगेमस में रखा गया। फेनेरो का तात्पर्य यहाँ पर फ्लावर्स है, जिसके अंदर फ्लावर बनते हैं। इन्होंने डिवीजन फेनेरोगेमस को 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। ऐसे फेनेरोगेमस जिसमें बीज पत्र की संख्या 2 थी वो डाइकोटिलिडीन सब डिवीजन में है। जिसमें बीज पत्रों की संख्या 1 थी वो मोनोकोटिलिडीनी सब डिवीजन में, तथा जिसमें बीज पत्रों की संख्या 2 से अधिक थी वो जिम्नोस्पर्मी के अंतर्गत रखा गया था। बेंथम और हुकर ने कुल 202 पादप कुलों का अध्ययन कर उनको वर्गीकृत किया था। डाइकोटिलिडीन में 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, पॉलीपेटेली, सेकंड गेमोपेटेली और थर्ड मोनोक्लेमाइडी। ऐसे पादप जिनके पुष्प में दल और बाह्यदल पृथक हो उसको पॉलीपेटेली में, जिनके दल संयुक्त हो वो गेमोपेटेली में, और जिसमें दल और बाह्यदल में कोई विशेष प्रकार का अंतर नहीं हो अर्थात परिदल प्रेजेंट हो उनको मोनोक्लेमाइडी में रखा गया। विद्यार्थियों, इन्होंने क्लास पॉलीपेटेली को अंडाशय की स्थिति के आधार पर पुनः 3 श्रेणी में विभक्त किया। थैलेमीफ्लोरी अंडाशय उच्चवर्ती है, डिस्कीफ्लोरी पुष्पासन चपटा अंडाशय अधोवर्ती प्रकार का, कैल्सीफ्लोरी पुष्पासन प्यालेनुमा अंडाशय परिजायी प्रकार का। सेकेंड, गेमोपेटेली जिसके अंदर दल संयुक्त अवस्था में है को पुनः 3 श्रेणियों में, इन्फेरी जिसमें अंडाशय अधोवर्ती प्रकार का हो, हेटेरोमेरी जिसमें अंडाशय उच्चवर्ती प्रकार का हो, सुपीरियर हो, बाइकार्पेलेटी जिसके अंदर अंडाशय द्विअंडपीय हो। तीसरा क्लास जो डाइकोटिलिडीन से संबंधित है वो मोनोक्लेमाइडी में। इनको भ्रूण की संरचना उसके वातावरण के आधार पर कुल 8 श्रेणी में विभक्त किया गया, जिसमें से अंतिम अथवा 8वीं श्रेणी एनामोलस फैमिलीज के रूप में जानी जाती है। पहला कर्वे एम्ब्री, ऐसे पुष्प जिसमें एम्ब्रियो मुड़ा हुआ हो। मल्टी ओविलिटी एक्वाटिसी, बीजांड की संख्या अधिक लेकिन जलीय वातावरण में पाए जाने वाले पादप। मल्टी ओविलिटी टेरेस्ट्री, स्थलीय पादप में पाए जाने वाले पादप जिसमें बीजांड की संख्या अधिक हो। माइक्रो एम्ब्री, एम्ब्रियो सूक्ष्म। डेफिनेलेज, एक अंडपीय जयांग जिसमें हो। ए क्लेमाइडीस्पोरी, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्प, एक क्लेमाइडीस्पोरी जिसमें परिदल उपस्थित हो। तो कुल मोनोक्लेमाइडी क्लास को 8 श्रेणियों में विभक्त किया। ठीक इसी प्रकार के ऐसे पादप जिसमें बीज पत्र की संख्या 1 हो, मोनोकोटिलिडीनी में रखा गया, को अगेन निम्न प्रकार के या अग्रकित श्रेणियों के अंतर्गत विभक्त किया। तो यहाँ पे कुल 3, 4, 5, 6 और 7 श्रेणी है। जो मोनोकोटिलिडीन में 8 श्रेणी है मोनोक्लेमाइडी में। पहला है माइक्रोस्पर्मी, ऐसे पुष्प जिसमें आंतरिक परिदलीय चक्र दलाव प्रकार, परिदल जिसमें दल और बाह्यदल की संरचना लगभग समान हो, जिसको हम अलग अलग विभक्त नहीं कर सकते, वो परिदल कहलाते हैं। जब परिदल का रंग दल के समान हो अथवा रंगीन हो तो दलाव कहलाते हैं, और जब वो बाह्यदल के समान हो अर्थात वो हरे रंग के हो तो बाह्य दलाव कहलाते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें परिदल हैं, वो परिदल का आंतरिक चक्र है वो दलाव प्रकार का है, तो माइक्रोस्पर्मी कहलाता है। माइक्रोस्पर्मी में पुष्प पादप रखे गए। एपिगाइनियम में उन पादपों को रखा गया जिसमें परिदल आंशिक रूप से दलाव हो। दोनों में फर्क क्या है? आंतरिक परिदल चक्र दलाव है, बाह्य नहीं, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से सभी परिदल आंशिक रूप से दलाव प्रकार के हो। कोरोनरी जिसके अंदर त्रिकोष्ठकीय अंडाशय हो, उच्चवर्ती अंडाशय, त्रिकोष्ठकीय अंडप और उच्चवर्ती अंडाशय हो। कैलिसिनी के अंदर परिदल है वो बाह्य दलाव के समान है। न्यूडीफ्लोरी में परिदल या तो अनुपस्थित होते हैं या फिर बिल्कुल ही अल्प विकसित प्रकार के होते हैं। एपोकार्पी में अंडाशय
पर्थकांडपी होते हैं और ग्लूमेसी के अंतर्गत विशेष प्रकार के सहपत्र होते हैं उपस्थित पाए जाते हैं, जिसको सामान्य तौर पर ग्लूम कहा जाता है, ग्लूम प्रकार के। अब हम एक सामान्य नज़र दौड़ाते हैं कि जब बेंथम और हुकर ने कुल 202 फैमिलीज को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, तो उसमें कौन से में कितनी क्या है। तो विद्यार्थियों, पॉलीपेटिलियम कुल 84 फैमिली, इनकी एक सीक्वेंस है जो 1 से लगा करके लास्ट तक है। 1 से लगा करके 34 फैमिली है वो थैलेमी फ्लोरी में रखी गई है। 35 से लगा के 57 फैमिली है वो डिस्की फ्लोरी में। 58 से लगा के 84 है वो कैल्सी फ्लोरी में। इसी प्रकार कुल 84 फैमिलीज केवल और केवल पॉलीपेटिली में है। गैमोपेटिली में 85 से लगा कर 93, हेट्रोमेरी में 94 से लगा कर 105, बाई कार्पेलिटी में 106 से 129 129 तक, तो कुल 44। मोनोक्लेमाइड स्पोर में 37 फैमिलियों को रखा गया, जिसमें से 130 से लगा के 136 नंबर की फैमिली को कर्वेम्बरी में। मल्टीओलिटी एक्वाटिकस के अंदर केवल एक ही फैमिली है। मल्टीओलिटी टेरेस्ट्रीज के अंदर 138 से लगा के 140 तक अर्थात 3 फैमिली हैं। माइक्रो एम्ब्री में 141 से लगा कर 144 अर्थात 4 फैमिलीज रखी गई है। डेफिनेल्स के अंदर 145 से 150 तक रखी गई है। एक्लेमाइड स्पोर में 150 से 152 तक, यूनिसेक्सुअलिज में 153 से 161 तक, और एनामोलस फैमिलीज के अंतर्गत 162 से 165 नंबर की फैमिलीज को व्यवस्थित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बीच में एक और थोड़ा सा व्यवधान की प्रक्रिया उत्पन्न होती है कि जिम्नोस्पर्मी के अंतर्गत पाए जाने वाला प्लांट जिम्नोस्पर्म है, वो एंजियोस्पर्म से बिल्कुल अलग है। फिर भी इन वैज्ञानिकों ने जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्मी क्लास में वर्गीकृत करके इसके साथ में प्रदर्शित किया। इसमें 167 से लगाकर 168 नंबर की फैमिलीज वो जिम्नोस्पर्म की है, जिसमें 167 नंबर पर नीटेसी फैमिली आती है, 167 पर कॉनिफेरी और 168 पर साइकेडेसी फैमिली है। तो कुल 3 फैमिली जिम्नोस्पर्म्स की है। जब जिम्नोस्पर्म को हम इसमें से निकाल देते हैं तो 202 में से 3 को कम कर देते हैं तो 199 फैमिलीज एंजियोस्पर्म की हैं। मोनोकोटिलिडन के अंदर 8 फैमिलीज हैं, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अंदर 169 से लगा कर 202 तक फैमिली जितनी भी है वो टोटल मोनोकोटिलिडन की है। विद्यार्थियों, सबसे इस आउटलाइन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि ग्लूमेसी फैमिली श्रेणी के अंतर्गत रखी गई लास्ट नंबर की 202 नंबर पे रखी गई फैमिलीज ग्रेमिनी है। तो सबसे अंत में कौन सी आती है? ग्रेमिनी। और सबसे पहले थैलेमी फ्लोरी का रेनेलेज गण है, और रेनेलेज गण की पहले नंबर की फैमिली है वो रेनेलकुलेसी है। तो विद्यार्थियों, इस आउटलाइन के अनुसार पहले नंबर का कुल है वो रेनेलकुलेसी थैलेमी फ्लोरी की गण रेनेलेज का मेंबर है, जबकि अंतिम कुल ग्लूमेसी श्रेणी का ग्रेमिनी है। पहले डाइकोट को फिर मोनोकोट को पढ़ रहे हैं। रेनेलेज को सबसे आदिम प्रकार का कुल माना जाता है, ग्रेमिनी को सबसे विकसित प्रकार का कुल माना जाता है। तो विकसित को बाद में रखा है, प्रिमिटिव अथवा आदिम कुलों को सबसे पहले रखा गया। अर्थात इस वर्गीकरण पद्धति में सरल से जटिल लक्षणों की ओर बढ़ा गया, जो कि इस कुल का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। विद्यार्थियों, अभी जो हमने आउटलाइन देखा था एक सिस्टम का, इस वर्गीकरण पद्धति की इस आउटलाइन को पूर्ण रूप से आप याद कर लें। एग्जाम के अंदर सबसे पहले उसी आउटलाइन को देखना है। अब हम देखते हैं कि इस वर्गीकरण पद्धति के वे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर इसको सबसे अधिक मान्यता दी गई, और कौन से वो डीमेरिट्स या गुण है जिसके कारण इसको अमान्य किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं गुण के रूप में। जैसा कि अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वर्गीकरण पद्धति चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के दौरान प्रकाशित हुआ था। अतः उस समय
उसमें कुछ लक्षणों का उसमें समावेश किया गया। तो उसके संदर्भ में यदि बात करें कि विकासीय प्रवृत्तियों के अनुसार ये पादप एक दूसरे के समान नहीं है, लेकिन फिर भी पास पास रखा गया, इस प्रकार की आलोचना करना थोड़ी सी न्यायपूर्ण नहीं है। पहला पॉइंट है कि इसमें वंश और जातियों का अध्ययन उसके वास्तविक प्रारूप को देखा गया। ये प्रारूप जैसे होलोटाइप है, न्यूटाइप है, आइसोटाइप है, पैराटाइप है, तो टाइप्स को देख करके किया गया, ये सबसे बड़े इसका गुण हुआ। दूसरा कि इस वर्गीकरण का प्रारंभ रेनेलेज गण का, पहले बताया था कि पॉलीपटेली श्रेणी का जो पहला गण है वो रेनेलेज है और पहली फैमिली है वो रेननकुलेसी है। तो एक नंबर की फैमिली है रेननकुलेसी, अर्थात सबसे पहले रेननकुलेसी को रखना मतलब ये हुआ कि वो सबसे सरल प्रकार का सबसे आदिम पादप है। तो पादप समूह में रेनेलेज गण को सबसे आदिम पादप मानना इस वर्गीकरण पद्धति की सबसे बड़ा गुण हुआ। दूसरा कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत कुल 3 सब डिवीजन बने थे, जिसमें से एक डाइकोटिलिडी था, दूसरा जिम्नोस्पर्म था, तीसरा मोनोकोटिलिडी। तो डाइकोटिलिडी मोनोकोटिलिडी से पहले, अर्थात डाइकोट आदिम प्रकार के और मोनोकोट विकसित प्रकार के। तो ये एक विकासीय प्रवृत्ति को दिखाता है, जिसमें से सरल से जटिल पादपों का निर्माण हुआ। अर्थात वर्गीकरण पद्धति के अनुसार डाइकोट सरल प्लांट है, मोनोकोट आदिम, मोनोकोट है वो एडवांस प्लांट है। अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वंश को उपवंश में विभक्त किया गया, जिससे वर्गीकरण के अंदर और अधिक सरलता मिल गई। विश्व के अधिकांश क्षेत्र में, अधिकांश देशों में हर्बेरियम के अंदर हर्बेरियम सीट को व्यवस्थित करने के लिए इस वर्गीकरण पद्धति का अनुसरण किया जाता है, जो कि सबसे बड़ी इसकी मेरिट्स है। अब वो टॉपिक है जो इस वर्गीकरण पद्धति को रिजेक्ट करने का आधार बनता है, उसके अंदर दोष क्या क्या है, आखिर इसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोष में केवल कुछ लक्षणों के आधार पर और कृत्रिम रूप से जो बड़े पादप समूह थे उसको तोड़कर छोटे छोटे पादप समूह में विभक्त किया गया, जिसके फलस्वरूप हुआ ये कि जो पादप नज़दीक थे या विकासीय प्रवृत्ति के अनुसार वो एक दूसरे के पास पास में थे, नज़दीक निकटता प्रदर्शित करता है, वो दूर दूर हो गए। मोनोक्लेमाइडी का गठन डाइकोटिलिडी सब डिवीजन के अंदर क्लास के रूप में किया गया था, वो केवल और केवल परिदल के रूप में, जो कि पूर्ण रूप से कृत्रिम लक्षण के आधार पर आधारित था। इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि कैरियोफिलेसी के निकट पाए जाने वाले कर्वे एम्ब्री एक नई श्रेणी बन गई, अलग हो गया। वो कैरियोफिलेसी पॉलीपटेली का मेंबर है और कर्वे एम्ब्री मोनोक्लेमाइडी अलग हो गए। ठीक इसी प्रकार से पोडोस्टेमेसी रोजेलेज की गण है, लेकिन पृथक हो गया। ठीक इसी प्रकार पैराटाइल का नज़दीक मेंबर नेपेंटेंसी पृथक हो गया और मैग्नोलिसी कुल का लॉरसी पृथक हो गया। तो ये अलग फैमिली बन गई, जबकि ये दोनों आपस में नज़दीक थे। हुआ इसीलिए क्योंकि वो कुछ एक लक्षणों के आधार पर उसको क्लेमाइडी मोनोक्लेमाइडी गठन करके किया गया। वर्गीकरण पद्धति में सब डिवीजन के रूप में जिम्नोस्पर्मी को डाइकोट और मोनोकोट के मध्य रखा गया, जो कि पूर्ण रूप से असामान्य है, न्यायपूर्ण नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स। आर्किडेसी और साइटिमिनी को मोनोकोट में सबसे पहले रखा गया है। इसका मतलब सबसे पहले रखने वाला प्लांट है वो आदिम प्रकार के पुरातन प्लांट मानना है, जबकि हकीकत में जब हम इसकी विकासीय प्रवृत्ति को या इसकी साइटोटैक्सोनॉमी देखते हैं तब ये माना जाता है कि आर्किडेसी और साइटिमिनी विकसित पादप हैं, अर्थात है विकसित माना गया पुरातन, जो कि इसके अवगुण के अंदर सम्मिलित हो गया। ठीक इसी प्रकार से लिलियसी का वर्गीकरण केवल और केवल अंडाशय के आधार पर किया गया। फलस्वरूप वो आइरिडेसी और एमेरिडेसी से अलग हो गया, लेकिन अंडाशय संरचना और बाकी पुष्पीय संरचना के आधार पर लिलियसी इन दो कुलों के नज़दीकता या निकटता प्रदर्शित करता है। तो आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन देखा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में इन्होंने अपना वर्गीकरण किस पुस्तक में प्रकाशित किया था पूछा जा सकता है, कितने पादपों का वर्गीकरण किया गया, या फिर बड़े क्वेश्चन के रूप में बेंथम और हुकर वर्गीकरण पद्धति के गुण और अवगुण, गुण या दोष, मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछी जाती है।
बड़े क्वेश्चन के रूप में इसकी संपूर्ण मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ में इस वर्गीकरण पद्धति का आउटलाइन का जिक्र किया जाता है, करना होता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसका आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।